गुड मॉर्निंग आप सभी को। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस की चर्चा किए थे। ठीक है, और जो सिलेबस दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, ठीक है, पीजीटी का सिलेबस, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति को। तो महाद्वीप और महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति को सबसे पहले आपको पढ़ना है। पहला है आपका कि किस प्रकार से महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में आपको जानना है। तो महासागरीय बेसिन एवं महाद्वीप की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसको जानने से पहले आपको यह जानना अति आवश्यक होगा कि किस प्रकार से इसका वितरण है। ठीक है, यद्यपि हम लोग जानते हैं कि महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इससे संबंधित कई सारा विचार विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसमें सभी में क्या है कि असमानता देखने को मिलती है, सभी में विवाद देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत अभी तक प्रतिपादित नहीं हो पाया है जो कि इसका पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। लेकिन इसी को सब का जो है सिद्धांत को एक समग्र रूप से देखते हुए, ठीक है, एक के बाद एक उसका स्टडी करते हैं। इसके बाद एक ओवरव्यू हम लोग बना लेते हैं कि इसी कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सबसे जो तथ्यात्मक या सबसे ज़्यादा जो साइंटिफिक वैज्ञानिक माना जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को माना जाता है। वो कई भूगर्भिक संबंधित या भूवैज्ञानिक संबंधित या भूस्थलाकृति के निर्माण से संबंधित लगभग सभी समस्याओं का निदान प्रस्तुत करता है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला बात किया जाए कि महाद्वीप एवं महासागरीय भाग जो है पृथ्वी के दो मुख्य तत्व हैं। तो पृथ्वी पर दो ही मुख्य स्थल रूप की बात की जाती है। तो कौन सा? एक तो महाद्वीप या महासागर। तो महाद्वीप और महासागर क्या है? तो पहला तो स्थल का भाग है, ठीक है, दूसरा जल का भाग होगा। स्थल का भाग 29%, जल का भाग 71% है। ये सभी को आपको पता है। तो लार्ज लैंड मासेस इज नोन एज कॉन्टिनेंट। जो स्थल का भाग है, ठीक है, लार्ज लैंड मासेस, जो लैंड मास है, ठीक है, जो लैंड मास है उसे ही महाद्वीप कहा गया है। तो पृथ्वी पर स्थित बृहद जो भूखंड है उसे महाद्वीप कहा गया। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। आप लोग ये जानते होंगे, ठीक है। इसके अलावा बृहद जो जल का भाग है, बृहद जल का भाग उसे क्या कहा जाता है? ओशन कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है, ठीक है, या महासागर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर दो तत्व, पहला महाद्वीप, दूसरा महासागर। महाद्वीप क्या है? लार्ज लैंड मासेस, बृहद भूखंड महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। बृहद जल का भाग महासागर कहलाता है। यह पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली या पृथ्वी पर विद्यमान जो स्थलाकृतियाँ हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो जो स्थलाकृतियाँ हैं उसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पृथ्वी पर जो भूस्थलाकृतियाँ हैं, भूस्थलाकृतियाँ उसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है प्रथम श्रेणी के, ठीक है, श्रेणी के स्थल रूप या तो उच्चावच आप लोग जानते होंगे। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत बोला जाता है कि जो बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 71% पर महासागर है, 29% पर महाद्वीप है, ठीक है। तो महाद्वीप और महासागर, तो सबसे पहला प्रथम श्रेणी का जो उच्चावच है महाद्वीप और महासागर को कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल महाद्वीप तथा महासागर है। क्या है? महाद्वीप एवं महासागर। तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच महाद्वीप एवं महासागर है। दूसरा जो आपका आता है, दूसरा जो है उसे बोला जाता है द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच। दूसरा जो है आपका वो है द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच। दूसरा है द्वितीयक श्रेणी। द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच। अब द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच की जहाँ तक बात करें तो वैसे उच्चावच जिनका निर्माण प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर हुआ है, ठीक है। तो महाद्वीप एवं महासागर पर जिस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, जिस भूस्थलाकृति का निर्माण हुआ है, उसे द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या आ गया? द्वितीयक श्रेणी का
उदाहरण क्या क्या आएगा, तो आप देखते होंगे कोई भी महाद्वीप है या महासागर है उस पे या तो पर्वत होगा, या तो पठार होगा, या तो मैदान होगा। तो सामान्य तौर पे पर्वत, पठार एवं मैदान, इसके अंतर्गत पर्वत, पठार एवं मैदान को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत क्या हो गया, पर्वत, पठार एवं मैदान जो है वो द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच हैं। तीसरा जब बात करते हैं, तीसरा है तृतीयक श्रेणी के उच्चावच। तीसरा आपका तृतीयक श्रेणी के उच्चावच, तृतीयक श्रेणी के उच्चावच। अब ये तृतीयक श्रेणी के जो उच्चावच है इसके बारे में बोला जाता है कि द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच पर जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे आप भी जानते होंगे, ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे पहला तल्ला पे दूसरा तल्ला बनता है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे ही सेकंड फ्लोर बनता है और सेकंड फ्लोर पर थर्ड फ्लोर बनता है। तो फर्स्ट फ्लोर क्या हो गया, महाद्वीप महासागर। सेकंड फ्लोर क्या होगा, पर्वत, पठार, मैदान। थर्ड फ्लोर क्या हो गया, तो पर्वत, पठार, मैदान पे जो स्थलाकृतियों का निर्माण होगा उसको तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, नदी घाटी। ठीक है, नदी घाटी, नदी घाटी, ठीक है, रिवर वैली बोल सकते हैं। इसके अलावा जलप्रपात बोला जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा संप्राय मैदान, संप्राय मैदान, ठीक है, इसके अलावा गॉर्ज बोल सकते हैं, गॉर्ज, कैनियन, कैनियन, ऑक्सबो लेक, ठीक है, गोखुर झील, गोखुर झील। इसके अलावा और ड्रमलिन, एस्कर, ठीक है, बालू कटीला, सैंड ड्यून, बालू कटीला। यानी यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा है कि अपर्दन के विभिन्न दूत, अपर्दन के विभिन्न दूतों के द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है उसको तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। या तो दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि बहिर्जात बल के द्वारा, ठीक है, बहिर्जात बल के द्वारा या बहिर्जात शक्तियों के द्वारा जिन स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, उसे तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखिएगा, उसे तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत। तो भूस्थलाकृतियों की जब बात करें तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उच्चावच, दूसरा द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच, तीसरा है तृतीयक श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है। द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान को शामिल किया जाता है। तृतीयक श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत जो नदी घाटी हो गया, जलप्रपात, संप्राय मैदान, गॉर्ज, कैनियन, गोखुर झील, ठीक है, ड्रमलिन, इसके अलावा कास्ट प्लेन, ठीक है, इसके अलावा पोनोर, ठीक है, बात खिड़की, ये सब जो है सभी जो स्थलाकृतियाँ हैं जो बहिर्जात बल के द्वारा, बहिर्जात शक्तियों के द्वारा निर्मित किया जाता है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये तृतीयक श्रेणी के उच्चावच, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग चलें, आगे इनकी उत्पत्ति, विकास तथा विस्तार के संबंध में अनेक भूगोलवेताओं के द्वारा अलग अलग समय में भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किया गया है। या ये बात बोल सकते हैं कि महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके संदर्भ में अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और अलग अलग समय में अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए विशेष प्रकार के साक्ष्य को भी प्रस्तुत किया गया है। देखिए, उन्हें अलग अलग समय में उन्हें प्रमाणित करने के लिए समुचित साक्ष्य को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो समस्या है वो अत्यंत ही जटिल मानी जाती है तथा यह विवादास्पद है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो समस्या है वो क्या है, विवादास्पद है और अत्यंत ही जटिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो असंभव है, अपितु महासागरों एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित समस्या कम जटिल नहीं है। ठीक है,
इसके अलावा हालांकि इस समस्या के निराकरण का निरंतर प्रयास किया गया है। तो ये जो समस्या है महाद्वीप एवं महासागरीय उत्पत्ति की, तो अलग अलग समय में इसके निराकरण की भी बात की गई है, परंतु इसकी उत्पत्ति, विकास तथा विस्तार की समस्या के निराकरण से पहले धरातल पर इसका किस प्रकार से वितरण है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ठीक है, इस समस्या के निराकरण से पहले इसका वितरण किस प्रकार है, ठीक है, इसको पढ़ना अति आवश्यक है, इसको जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी पर महाद्वीप एवं महासागर का वितरण किस प्रकार से है उसको पढ़ेंगे। बाद में हम लोग किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है और उससे संबंधित जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। तो आगे हम लोग चलें। देखिए, सामान्यतः वितरण की बात करें तो सामान्यतः पृथ्वी के धरातल का लगभग 71%, ठीक है, 71% भाग पर जल का विस्तार है, जबकि 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। तो 71% पर जल का विस्तार है और 71% पर जल का विस्तार है, 71% पर जल है और 29% पर स्थल है। परंतु स्थल एवं जल का वितरण जो है, परंतु यह वितरण जो है सभी जगह समान नहीं है, ठीक है, सभी जगह संपूर्ण ग्लोब पर यह समान नहीं है, बल्कि इसके वितरण में पर्याप्त असमानता देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि 71% पर जल है और 29% पर स्थल है, लेकिन इसका वितरण जो है संपूर्ण ग्लोब पे, संपूर्ण पृथ्वी पर समान नहीं है, बल्कि इसके वितरण में असमानता देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग देखें कि उत्तरी गोलार्ध, देखिए पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया जाता है, संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, और ये जो विभाजन किया गया है काल्पनिक रेखा के द्वारा किया गया है, और इन्हीं काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा जो अक्षांश है, और अक्षांश सभी क्या है वृत्तों में होता है, तो सबसे बड़ा जो वृत्त है, ठीक है, वो विषुवत रेखा है, ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। तो विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री होता है, ठीक है, विषुवत रेखा क्या है 0 डिग्री है। और विषुवत रेखा वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को, ये रहा आपका विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसके उत्तरी भाग को ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा गोलार्ध, और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब यहाँ पे जब देखिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग ज़्यादा है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग ज़्यादा, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग ज़्यादा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। आगे हम लोग इसको देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, आपको अभी बताए उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, यानी समस्त स्थल भाग का 75% विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो समस्त स्थल का, पूरा जो स्थल है उसका 75% भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, और चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग ज़्यादा है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग ज़्यादा, स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग ज़्यादा, तो इसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। आगे बढ़े, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल है। संपूर्ण यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उसके 81% से 81% भाग पर जल का विस्तार है, जबकि 19% भाग पर स्थल है, ठीक है, 19% भाग पर स्थल है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है 81% भाग पर जल है और 19% भाग पर स्थल है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है
इस डाटा से स्पष्ट हो रहा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जल का भाग ज़्यादा है, स्थल का भाग कम है। जबकि उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग पर जल है, उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग पर जल है, जबकि 60% भाग पर स्थल है। तो 60% भाग पर उत्तरी गोलार्ध में स्थल है, 40% भाग पर जल है। इस डेटा से आपका सवाल हो सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार संपूर्ण जलीय भाग का 43% उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, संपूर्ण जलीय भाग का 43% 43% उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा 57% दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण जलीय भाग का 43% उत्तरी गोलार्ध में है, 57% दक्षिणी गोलार्ध में है। अब बात करते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल राशि की मात्रा का 97% भाग महासागरों में विद्यमान है। अब याद रखिएगा इसको, आपको पता भी होगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो भी जल है उसका 97% भाग जो है वो महासागर के रूप में विद्यमान है। तो अलग अलग स्रोत की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा स्रोत यदि जल का बात करें तो वो क्या है, महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा जल का स्रोत महासागर है और संपूर्ण पृथ्वी के 97% भाग पर पाया जाता है। लेकिन ये जो 97% भाग जल का है, यानी महासागर के रूप में जो है वह खारा है, ठीक है, लवणीय है, ठीक है, खारा है। जबकि फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल केवल 3% है और जो खारा जल है, बृहद भाग जो खारा है, उसका प्रत्यक्ष रूप से हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और पूरे वायुमंडल में, ठीक, पूरे वायुमंडल में एक चक्र के रूप में यह देखा जाता है। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल में विभिन्न रूपों में जल के विभिन्न रूपों का परिवर्तन होना या परिवर्तित होना, इस चक्रीय व्यवस्था को जल चक्र कहते हैं। तो जल के विभिन्न रूपों का स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल में परिवर्तित होना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना या इसका परिभ्रमण जो है, इसे जल चक्र कहा जाता है। जैसे सागर का जल सूर्य प्रकाश जब पड़ता है उस पर तो क्या है, वो जलवाष्प बनता है। जब जलवाष्प बनता है तो जलवाष्प ऊपर उठता है, ठीक है, वायुमंडल में जाता है और जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई पर जाता है उसका संघनन शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन होता है। और चूंकि वायुमंडल में धूल कण भी है तो धूल कण के चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण होता है, जल की बूंदों का निर्माण होता है। और जब तक वायु में उसको धारण करने की क्षमता है, वायु उसको धारण करती है, और जब जल धारण करने की क्षमता से अधिक होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। और जब यह वर्षा के रूप में वितरित होता है, वर्षा जब पृथ्वी पर होती है तो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से यह जल पुनः महासागर में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न भाग जल, पृथ्वी के विभिन्न भागों में जो जल का परिसंचरण है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल में जल का जो परिसंचरण है उसे जल चक्र कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृथ्वी का जो 97% भाग है वो महासागरों में विद्यमान है, जो कि खारा है। जबकि कुल जल राशि का 2.5% जो है वह स्वच्छ जल के रूप में है, ठीक है, स्वच्छ जल के रूप में है, जो विभिन्न रूपों में विद्यमान है। जैसे कुआं के रूप में है, ठीक है, भूमिगत जल के रूप में है, तालाब के रूप में है, ठीक है, और अलग अलग विधि से हम उसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़े। ठीक है, तो 25% भाग ही या 3% भाग हम लोग बोलते हैं क्या है, स्वच्छ जल या मीठा जल के रूप में विद्यमान है। तो इस डेटा को देखिए और इस डेटा से आप पता लगा सकते हैं
कि कौन कौन सा स्रोत किस प्रकार से है। ठीक है, स्रोत इसका कौन कौन सा है इसको हम लोग देखते हैं और कितना प्रतिशत में है। ठीक है, स्रोत क्या है और इसका कितना प्रतिशत में है इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए पृथ्वी अब जल का वितरण है, महासागर में कितना है तो 97.27%। जो एक्स्ट्रा डेटा है यदि आपको याद रहता है तो उसको याद कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपका क्षमता है कि आप उसको याद कर सकते हैं तो आप उसको याद करिए। सामान्य तौर पर पूरा डेटा नहीं पूछा जाता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो महासागर 97.25, महासागर 97.25। इसके अलावा हिमानी एवं हिम टोपियों के रूप में कितना है, ग्लेशियर के रूप में 2.05%। इसके अलावा भूमिगत जल के रूप में देखिए, भूमिगत जल के रूप में 0.68% है, 0.68% भूमिगत जल के रूप में है। झील के रूप में कितना है तो झील के रूप में 0.01% है। इसके अलावा मृदा में जो नमी है, मॉइस्चर है, ठीक है, आर्द्रता है, उसमें कितना है तो 0.005% है। इसके अलावा वायुमंडल में 0.001 है। इसके अलावा नदी नाले के रूप में कितना है, नदी नाले के रूप में 0.001% है। इसके अलावा जैव मंडल में 0.0004% है। तो ये जल का वितरण है। ठीक है, तो आप अभी तक ये देखें कि जल का वितरण किस प्रकार से है, जल के विभिन्न स्रोत की बात हम लोग की है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल के वितरण को देखें, थोड़ा सा हम लोग स्थल के वितरण को देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए कि संपूर्ण पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ है। संपूर्ण पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वह 51 करोड़ है, 51 करोड़ याद रखिएगा, 51 करोड़ है। ठीक है, यदि इसको मिलियन में बात करें तो 510 मिलियन है, करोड़। ठीक है, और मिलियन याद रखिएगा, मिलियन आपको पूछा भी जाता है ज़्यादा, यदि करोड़ पूछा जाए तो वो भी ध्यान दीजिएगा। 510 मिलियन है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल पृथ्वी का 510 मिलियन है, 51 करोड़ है, जिसमें जल का विस्तार जो है 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में। तो जल का विस्तार का बात करें तो 36.11 करोड़ में है। यदि मिलियन की बात करें तो जल का विस्तार, यदि बात किया जाए तो जल का विस्तार 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, मिलियन वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। ये 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो जल का विस्तार 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर है। अब इसको यदि आप परसेंटेज में करिएगा तो 71% यदि आप निकाल सकते हैं 510 का तो इतना ही आएगा। ठीक है, इसके अलावे तथा स्थल का भाग 14.89 करोड़, स्थल का भाग जो है वो 14.89 करोड़ है। अब यहाँ पे बात करें यदि स्थल का बात, तो स्थल का भाग जो है, स्थल का भाग 149 मिलियन, 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्थल है, वर्ग किलोमीटर 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब संपूर्ण धरातल पर विद्यमान जल का वर्णन जलमंडल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो जलमंडल के अंतर्गत इसका वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन करते हैं तो पृथ्वी पर जो विद्यमान जल है उसका वर्णन जल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत अब जल मंडल की बात करें तो जल मंडल के अंतर्गत समस्त महासागर, सागर
तथा खाड़ियों को शामिल किया जाता है। तो समस्त जो जल का स्रोत है उसे महासागर के अंतर्गत या जल मंडल के अंतर्गत करते हैं, और जो विभिन्न स्रोत हैं इसमें महासागर, सागर यानी जल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर विद्यमान समस्त महासागर, सागर, खाड़ियाँ, बेस जिसको बोलते हैं आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यानी पृथ्वी पर विभिन्न स्रोतों में जल पाया जाता है, उसका अध्ययन जल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जबकि स्थल वाले भाग का वितरण का अध्ययन स्थल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। तो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब पृथ्वी के डोमेन की यदि बात करें, ठीक है, परिमंडल की बात करें, पृथ्वी के परिमंडल तो 4 परिमंडल हैं। पृथ्वी के परिमंडल अर्थ डोमेन्स बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में अर्थ डोमेन बोलते हैं, अर्थ डोमेन, अर्थ डोमेन। ये 4 प्रकार का। सबसे पहला क्या है? स्थल मंडल, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। फिर है आपका तीसरा वायुमंडल, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे ये तीनों मिलता है, चौथा है आपका जैव मंडल, जैव मंडल, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। ये है आपका स्थल मंडल, ये रहा आपका स्थल मंडल, ये रहा आपका जल मंडल, जल मंडल, और ये है आपका वायुमंडल, ये रहा आपका वायुमंडल। और जहाँ पे ये तीनों मिल रहा है, जहाँ पे ये तीनों, इसका जो इंटरसेक्शन है ये पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों का इंटरसेक्शन है इसे कहा जाता है जैव मंडल। तो इसे जैव मंडल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर 4 डोमेन है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है, 4 डोमेन याद रखिएगा। तो स्थल मंडल के अंतर्गत स्थल वाले भाग का अध्ययन करते हैं, जल मंडल के अंतर्गत जलीय भाग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जल के विभिन्न स्रोत का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल के अंतर्गत इसके ऊपरी भाग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैव मंडल के अंतर्गत फ्लोरा फाउना का वितरण जो किस प्रकार से, उसका अध्ययन करते हैं। और जहाँ पे ये तीनों का इंटरसेक्शन है, जहाँ पे संक्रमण क्षेत्र है, जल मंडल, वायुमंडल, ठीक है, और स्थल मंडल, वहीं पे जीव जंतु पाया जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी एकमात्र जगह ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन सस्टेन कर रहा है, जीवन उपलब्ध है। हालांकि अभी जो है मंगल पे भी जीवन की बात की जा रही है, क्योंकि जल ही जीवन है, आप लोग जानते होंगे। तो मंगल पे भी जल पाया जाता है, ऐसा पता चला है कि मंगल पे भी जल की उपलब्धता है। तो लगातार उस पर अनुसंधान चल रहा है, और जब पता हो जाएगा तो हम लोग भी देखेंगे मंगल को। ठीक है, याद रखिएगा, मानव सबसे विशिष्ट प्राणी है पृथ्वी पर। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा विवेकशील है और अपनी बुद्धि, विवेक, क्षमता से प्रकृति में बदलाव करने में सक्षम है, अपने अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो वस्तुएं हैं उसका अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलें। अब महासागर की जहाँ तक बात करें तो महासागरों का वितरण आप यहाँ पे देखिए। महासागरों का वितरण, तो विश्व में लगभग सामान्य तौर पर 4 महासागर हैं। यदि संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो 4 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर कितना है, तो 16.57 करोड़। ये जो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल आपका करोड़ में है। तो 16.57 करोड़ किसका है, तो प्रशांत महासागर का है। अब औसत गहराई की बात करें तो 4572 किलोमीटर है। तो 4572
मीटर है, ठीक है। 4572 मीटर इसकी गहराई मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो 4572 मीटर है। आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। तो ऐसा माना जाता है कि इट इज बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा है। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा है। तो 8.24%, याद रखिएगा 8.24% है। और इसकी जो गहराई है 3376 मीटर है, ठीक है। बार बार किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। 3376 मीटर है, याद रखिएगा। ये भी मीटर, सारा मीटर में। आगे बात करते हैं हिंद महासागर। तीसरा जो महासागर है हिंद महासागर है। और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, हिंदुस्तान हिंद महासागर, ठीक है। तो याद रखिएगा तीसरा सबसे छोटा हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है, हिंद महासागर। और भारत की जो भूमि है, ठीक है, भारत का जो मेन लैंड है, इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है। भारत का जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि, वो हिंद महासागर को 2 वर्गों में वर्गीकृत करता है, ठीक है। इससे ज़्यादा का जरूरत अभी हम लोग को नहीं है। तो ये मुख्य भूमि भारत की, ठीक है, भारत की ये मुख्य भूमि, ये आपका हिंद महासागर, ये हिंद महासागर। ये कलर चेंज करो भाई। ये रहा आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये है आपका अरब सागर, ये आपका अरब सागर। और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो जो भारत का मुख्य भूमि है, ये भारतीय मुख्य भूमि, ये भारतीय मुख्य भूमि या प्रायद्वीप बोलते हैं, भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, ये याद रखना। तो भारत की जो मुख्य भूमि है हिंद महासागर को 2 वर्गों में विभाजित करती है। इसका पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, इसका जो पश्चिमी भाग है वो अरब सागर के नाम से जाना जाता है। और यह क्या है, तो प्रायद्वीप है, ठीक है। यह क्या है, तो प्रायद्वीप है। तो याद रखिएगा कि वैसा स्थल का भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। वैसा स्थल का भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है प्रायद्वीप कहलाता है। आगे चौथा जो महासागर है उसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। इसकी और हिंद महासागर 7.34 वर्ग किलोमीटर, ये करोड़ किलोमीटर में है। इसके अलावे आगे बात करें 1.4 करोड़ किलोमीटर किसका है, तो ये अटलांटिक का है। तो आर्कटिक है। आर्कटिक सबसे छोटा है, ठीक है, आर्कटिक सबसे छोटा है। तो याद रखिएगा आर्कटिक सबसे छोटा है। अब हिंद महासागर का औसत गहराई 4000 है और आर्कटिक का 1260 मीटर है, ठीक है, 1260 मीटर, ये याद रखना है इतना। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से प्रमुख द्वीप है, ठीक है। आगे हम लोग प्रमुख द्वीप की भी चर्चा करते हैं।
देखिए, विश्व के प्रमुख महाद्वीप, लार्ज लैंड मासेस ऑन आवर सरफेस इज नोन एज कॉन्टिनेंट। तो बृहद भूखंड को महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बृहद भूखंड महाद्वीप कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप या तो महादेश बोलते हैं, महाद्वीप या महादेश, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा एशिया, कुल क्षेत्रफल का यदि बात करें तो 29.9%, लगभग 30% एशिया है। इसके अलावे अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, देखिए ये 20.4% है। इसके अलावे तीसरा है उत्तरी अमेरिका, यहाँ से भी सवाल रहेगा, परसेंटेज या तो अरेंजमेंट से सवाल रहेगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये वाला जो हम बता रहे हैं उससे सवाल नहीं रहेगा, ये सबसे सवाल रहेगा, ठीक है, सभी से सवाल रहेगा। तीसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका 16.3%, दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका का बात आता है 11.9%। इसके अलावा अंटार्कटिका 5वें नंबर पे अंटार्कटिका है 8.9%, और छठे नंबर पे यूरोप है, यूरोप का 6.8%, यूरोप का 6.8%। संपूर्ण जो आपका एरिया है महाद्वीप का, क्षेत्रफल है महाद्वीप का, उसके 6.8% पर है। इसके अलावा 7वां सबसे छोटा जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है 5.2%, और इसे द्वीपीय महादेश कहा जाता है, इसे द्वीपीय महादेश कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे द्वीपीय महादेश कहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर होता है, देखिए द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप तो अभी आपको बता दिए, और द्वीप क्या होता है, तो वैसा भूमि का भाग, वैसा भूमि का भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, वैसा भूमि का भाग, वैसा भूमि का भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, चारों ओर से, चारों ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। तो ये क्या है, द्वीप। कई प्रकार के द्वीप हैं, हमारे पास भी द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूरोप ऐसा महाद्वीप, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है, कोई मरुस्थल नहीं है, कोई मरुस्थल यूरोप में नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कुछ जो विशेष प्रकार की बातें हैं वहाँ से भी सवाल रहता है। इसके अलावा अब ये तो वितरण हम लोग देख चुके, ठीक है, ये वितरण देख चुके हैं महाद्वीप और महासागर का। अब देखिए महासागर में वैरायटी ज़्यादा था, देख रहे हैं ना, महासागर में अलग अलग जल का स्रोत जो था उसको देखें। अब आगे बात करें तो 4 महासागर की चर्चा किए हम लोग, लेकिन एक 5वां महासागर भी कभी कभार देखने को मिलेगा। 5वां महासागर क्या होगा, ये ऑड ही है, तो ऑड में हम आपको बता रहे हैं क्या बोला जाता है, साउदर्न ओशन। 5वां जो होगा वो देखेगा कहीं कहीं पे साउदर्न ओशन की बात करेगा, ठीक है। दक्षिण महासागर, ठीक है, साउदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर ये बोला जाएगा। अब दक्षिणी महासागर ये क्या है, तो हिंद महासागर का दक्षिणी का भाग, हिंद महासागर का दक्षिण का भाग, ये याद रखिएगा। तो कभी कभी कोई बुक में आपको मिलेगा तो आप बोलिएगा कि ये सर तो नहीं बताए थे, ठीक है। तो 5वां जो है आपका दक्षिणी महासागर है। आगे महाद्वीपीय एवं महासागरीय भाग की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। देखिए यहाँ से कुछ बातें निकल के आ रही है, तो आकार से सवाल रहता है, आकार से सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि महाद्वीप एवं महासागर की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है, 2 को छोड़ करके, ठीक है।
दो को छोड़कर के एक्सेप्शन में दो है, ठीक है। अतिरिक्त यदि बात करें तो दो है, कौन कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया एवं अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया एवं अटलांटिक को छोड़ दें, ठीक है। तो क्या किसको किसको छोड़ना है? ऑस्ट्रेलिया एवं अटलांटिक को छोड़ दें तो सभी क्या है? त्रिभुजाकार है, क्योंकि अटलांटिक का जो आकार है वो एस शेप से मिलता है, ठीक है। तो अटलांटिक और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी लगभग त्रिभुजाकार हैं, और अटलांटिक का इस प्रकार से है, इस प्रकार से शेप है अटलांटिक महासागर का, तो अटलांटिक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो केवल ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी महाद्वीप का आकार लगभग त्रिभुजाकार है, और जिसका आधार जो है उत्तर में है। तो जब महाद्वीप की बात करते हैं तो आधार का किधर है? उत्तर में। इसका जो बेस है वो उत्तर में है, जबकि इसका जो शीर्ष है, ठीक है, शीर्ष जो है वो दक्षिण में है। तो यहाँ से सवाल रहेगा, महाद्वीप का आधार उत्तर में है, शीर्ष दक्षिण में है। यद्यपि सभी महासागरीय भाग, सभी महासागरीय भाग की आकृति लगभग त्रिभुजाकार ही है, परंतु इसका आधार दक्षिण में, देखिए उल्टा है, महासागर का आधार दक्षिण में है और शीर्ष उत्तर में है, ठीक है। महासागर का आधार दक्षिण में है और शीर्ष उत्तर में है, महाद्वीपों का आधार उत्तर में है और शीर्ष दक्षिण में है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बढ़े, अब ये देखिए, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर जल का विस्तार है। तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर क्या है? जल है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर जल का विस्तार है। यहाँ से सवाल, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर क्या है? जल है। जबकि दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर क्या है? स्थल का भाग है। तो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर में जल है और दक्षिण में स्थल का भाग है, ठीक है, दक्षिण में स्थल का भाग है। महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो महाद्वीप एवं महासागर से संबंधित सिद्धांतों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तथा इसकी व्याख्या दो शीर्षक के अंतर्गत की जाती है। और इसकी व्याख्या जो है दो शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। तो महाद्वीप एवं महासागरीय की जो सिद्धांत हैं, महासागर बेसिन की उत्पत्ति से संबंधित, तो अभी तक हम लोग वितरण देखे, वितरण हो गया हम लोग का, ठीक है। तो झारखंड का जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला जेएसएससी के द्वारा जो लिया जाएगा, उसमें याद रखिएगा कि सबसे पहला महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ना है। सिद्धांत से पहले अभी तक हम उसके वितरण की चर्चा किए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सवाल रहता है। आगे हम उसके सिद्धांत की चर्चा करते हैं, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा कि महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन से संबंधित सिद्धांत, ठीक है, से संबंधित सिद्धांत दो प्रकार का। सबसे पहला है संकुचन, पहला है संकुचन सिद्धांत। दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला वर्ग है संकुचन सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ठीक है। दूसरा है आपका महाद्वीपीय विस्थापन या विस्थापन थ्योरी, ठीक है। दूसरा है आपका विस्थापन थ्योरी, दूसरा है विस्थापन थ्योरी, दूसरा विस्थापन सिद्धांत। तो दो सिद्धांत, पहला संकुचन सिद्धांत और दूसरा विस्थापन सिद्धांत। अब संकुचन सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड केल्विन का मत, ठीक है, लब एवं लैपबर्थ का मत,
लोथियन ग्रीन की चतुष्फलक परिकल्पना। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि चतुष्फलक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो चतुष्फलक सिद्धांत लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चतुष्फलक सिद्धांत लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ से एक सवाल। दूसरा जो वर्ग है उसे विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करते हैं। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरा है आपका ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी विस्थापन को बोलते हैं ड्रिफ्ट, तो दूसरा है आपका ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला संकुचन सिद्धांत और दूसरा है आपका ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। ठीक है।